नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात होगी दमोह के दंगल की। जी हां, दमोह में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो कांग्रेस के दिग्गजों ने भी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्यों अहम है सियासी दलों के लिए दमोह के नतीजे? कौन किस आधार पर कर रहा है जीत का दावा और किसकी कितनी मजबूत है दावेदारी? दमोह उपचुनाव से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। तेज हुआ दमोह का सियासी दंगल। बीजेपी की तरफ से राहुल लोधी मैदान। दमोह में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। कौन मारेगा दमोह में बाजी? दमोह का सियासी दंगल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। दमोह में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अजय टंडन तो बीजेपी ने राहुल लोधी पर दांव खेला है। नामांकन के साथ ही ये सियासी जंग अब और ज्यादा कड़ी होती जाएगी, क्योंकि इस चुनाव के जरिए कांग्रेस जहां अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही हो, तो वहीं बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना साख का सवाल बन गया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दमोह में उपचुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं। राहुल लोधी के इस्तीफे से दमोह सीट खाली हुई थी। राहुल लोधी 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। राहुल ने बीजेपी नेता और 7 बार से विधायक जयंत मलिया को हराया था इस सीट पर। राहुल लोधी ने बीजेपी सरकार के गठन के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद राहुल लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं दमोह से राहुल सिंह लोधी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। आइए अब आपको ये बताते हैं कि दमोह सीट का सियासी समीकरण आखिर क्या कहता है। दमोह विधानसभा में कुल 2,39,000 मतदाता है। 1,24,000 पुरुष मतदाता हैं, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,15,000 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या यहाँ 8 है। कोरोना के चलते उपचुनाव के लिए कुल 359 मतदान केंद्र यहाँ बनाए जाएंगे। वोटिंग ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से कराई जाएगी। दमोह में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों ही दलों के दिग्गज दमोह में डेरा जमा चुके हैं। कमलनाथ और सीएम शिवराज भी लगातार दमोह में अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए दमखम से जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन अपने एक वीडियो के चलते चर्चाओं में भी आ चुके हैं। बीजेपी अजय टंडन के नामांकन को दाखिल करने की मांग भी चुनाव आयोग से कर चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि वोटिंग से पहले दमोह में और क्या-क्या सियासी उठापटक होती है और इस सीट पर जीत हासिल करने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है। टीम न्यूज़ चैनल। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। परिचय आपको करा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शहरयार खान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी, सवाल आपसे ही। ये आखिरी थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सर, लेकिन ये सीट काफी चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर जब दो बड़े नेता वहां पर रहे हों और उनके बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर ना रहे हों। आपको लगता है कि इतनी राह आसान है इस बार दमोह में? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, केवल राह आसान ही नहीं है, हम वहां रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। और स्थितियां जो हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। हम वहां इस मुद्दे के आधार पर जा रहे हैं चुनाव में कि जो लोग 2018 के चुनाव में झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे, जिन मतदाताओं को भ्रमित करके आ गए थे, जिन्होंने किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से सबके साथ धोखा किया, वो लोग सरकार में आ गए थे। और इस कारण ही राहुल लोधी जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी कि हमने जो वचन दिए थे हम उन वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए दमोह का विकास पिछड़ रहा है। और उस कारण से राहुल लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। और ये साथ में हम अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जा रहे हैं, और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जा रहे हैं कि बीच में जो एक काल आया था जिसमें गांव गरीब मजदूर किसान की उपेक्षा हुई थी, और एक वो फिर काल आया है 1 वर्ष का, जब शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
गांव को, गरीब को, मजदूर को और किसान को केंद्र में रखकर राजनीति की है और उनके विकास के काम किए हैं। और यही जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस कारण मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। इन्हें फिर वही उम्मीदवार मिले हैं जो पहले भी 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के पास बहुत गंभीर संकट है, नेतृत्व का भी संकट है। आप याद करिए, कमलनाथ जी को बंगाल में और आसाम में स्टार प्रचारक बनाया गया था, वो वहां चुनाव प्रचार में गए नहीं और जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें वहां से हटा दिए गए। ये स्थितियां हैं। दिग्विजय सिंह आजकल पर्दे के पीछे हैं, गायब हैं, कहां हैं, किस षड्यंत्र में हैं कि वो कमलनाथ के खिलाफ क्या नई रणनीति लेकर आते हैं, ये सब देखने वाली चीजें भी होंगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से विजय हासिल करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसलिए भी है क्योंकि हमने 12 महीने में काम किया है, जनता के बीच में गए। और बुंदेलखंड में पहले भी चुनाव हुआ था, बड़ा मलहरा में, अभी थोड़े दिन पहले ही, वहां भी रिपोर्ट सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबके सामने है। शहरयार खान जी, आपके जो प्रत्याशी हैं, एक तो वो चुनाव हार कर आए हैं सर, दूसरा उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं क्या इस चुनाव से आप लोग? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है और जनता चुनती है। 2018 में भी जब सबके विरोध के बावजूद कमलनाथ जी ने ये हमारे भगोड़े राहुल लोधी, जो उस टाइम हमारे विधायक थे, इनको कोई टिकट देने पे सहमत नहीं था, लेकिन कमलनाथ जी ही वो शख्स थे जो इन पे विश्वास जताया। और इनका एक आजकल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, चर्चाओं में है, जिसमें इन्होंने खुद स्वीकार करा कि मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। जो कमलनाथ रूपी पिता, जो राजनीतिक पिता भी थे और पिता के समान थे, उनको ये धोखा देके भाजपा में गए। और रही बात मेरे मित्र जो भाजपा के बोल रहे हैं, शिवराज जी के पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे में जो सरकार बनाई थी खरीद फरोख्त करके, उसके 1 साल के कार्यकाल की, तो कोरोना पैंडेमिक में जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स को 10,000 रुपए की सम्मान निधि देने की बात कर रहे थे, तो कल ही भोपाल में आपके टेलीविजन पे आपके एंकर ने, आपके पत्रकार ने जब ये सवाल दागा, तो मुख्यमंत्री बिगड़ सवाल का जवाब दिए हट गए कि वो 10,000 रुपए कब मिलेंगे हमारे कोरोना वॉरियर्स को। तो ये तो रही हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री का चाल चरित्र चेहरा। लगभग पहले के 16-17 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने 23,500 घोषणाएं करी। अभी 1 साल में 5,000 से ज्यादा घोषणा मशीन वापस घोषणा कर चुकी है। लेकिन कुछ इसी तरह की बातें लेकर आप लोग उपचुनाव में गए थे इससे पहले, आप केवल 9 सीटों तक सीमित रह गए सर, जिन सीटों पर आप 2018 में जीते थे, रिपीट नहीं कर पाए उस जीत को। देखिए, ये जो सरकार बनी है, ये ईवीएम की सरकार है। ये जनता में जो गुस्सा था, जो हमारे साथ जो जन समर्थन दिख रहा था, उनसे घबराकर भाजपा ने ये ईवीएम की सरकार बनाई है। ये जांच का विषय है और कई चीजें अभी जांच में हैं, वक्त रहते वो उस पर भी बात होगी। रही बात अभी दमोह की, तो दमोह में भाजपा ये बता दे, जो अभी मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उमा भारती कहाँ है, प्रहलाद पटेल कहाँ है, जयंत मलैया कहाँ है, भाजपा दमोह में कहाँ है? क्यों जरूरत पड़ रही है भाजपा के बाहर के आयातित नेताओं को वहां पर चुनाव में लगाने की? क्योंकि भाजपा को डर है, जो भाजपा के टिकाऊ लोग हैं उनको नजरअंदाज करके उन बिकाऊ लोगों को तरजीह दी गई है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ये चुनाव जीतेगी और भाजपा जो बिकाऊओं को लाकर चुनाव में उतरी है, उनको निश्चित ही हार का फिर से 2018 की तरह मुंह देखना पड़ेगा। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हमारी घोषणा मशीन जब जहां चुनाव होते हैं वहां तो चार और तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, और जब चुनाव निकल जाते हैं तो वो अनदेखी और बेरुखी उन क्षेत्रों से कर लेते हैं जहां पर उन्होंने कोई वादे करे थे। तो ये चाल चरित चेहरा 15 और 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता इस भाजपा के इस नेता के
चाल चरित से वाकिफ है कि ये घोषणा मशीन है। इनका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड बनना चाहिए कि ये विश्व का पहला ही ऐसा नेता होगा जिन्होंने इतनी जो अधिक पिछला चुनाव आप लोग लड़ रहे थे, घोषणाएं। लगातार ये कह रहे थे कि 15 महीने की सरकार रही, कुछ नहीं किया उसने। 1 साल इस सरकार को भी हो गया है सर, और उससे पहले जो 15 साल थे आपके पास वो भी हैं 16 साल। आपको दमोह की जनता को बताना पड़ेगा कि दमोह पिछड़ा क्यों रह गया। इन 15 महीनों में कोई जिला पिछड़ जाए ऐसा नहीं होता है सर। नहीं, हमने कब कहा है कि दमोह पिछड़ा रह गया। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि पूरा मध्य प्रदेश जिस गति से विकास कर रहा है उसी गति से दमोह ने भी विकास किया है। जो पिछड़ापन है आप इस बात को गंभीरता से समझिए। ये इन लोगों ने क्या किया कि इस देश प्रदेश के लोगों से तरह तरह के झूठ बोले और इन झूठ बोलने के आधार पर ये सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद जब राहुल लोधी जी को ये लगा कि हम झूठ के आधार पर खड़े हैं तो उन्होंने अपने आप को इस पार्टी से बाहर कर लिया कि जब हम झूठ बोलते हैं तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मूल विषय ये है कि यहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है। उपचुनाव कांग्रेस के झूठ के कारण हो रहा है कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, किया नहीं। हम युवाओं को 4000 रुपए देंगे, दिए नहीं। महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करेंगे, दिए नहीं। कन्यादान में 51,000 देंगे, परंतु लड़कियों को राशि नहीं दी। घोषणाएं तो की, उनके आदेश किए, परंतु उन्हें दिया कुछ नहीं। और इसलिए केवल अकेले राहुल लोधी जी का नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों का। और आप अभी आगे आगे देखिए, हो सकता है ये चुनाव चलते चलते इनका फिर इनके यहाँ तो कोई कुनवा संभालने वाला भी नहीं है, इनसे कुनवा अपना संभल नहीं रहा है। और ये दोष भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। और एक बात और बताऊं, ये वो लोग हैं जो 2000 का नोट बांटते हैं और उसे बिल्ला कहते हैं। दीप्ति, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि एक तरफ भाजपा के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा को भी यहाँ पर एकजुटता दिखानी है और कांग्रेस के लिए ये बताना है कि अभी भी हम मैदान में हैं, अभी भी हम मजबूत हैं विपक्ष में होने के नाते भी, और कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो कमजोर नहीं हुई हैं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव ये हो जाता है। बेशक 1 सीट का चुनाव है, बेशक सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं आएगा, ना ही कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन साख का सवाल जरूर है। देखिए, स्थितियां दोनों ही तरफ एक जैसी हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी ये समस्या है कि उनको ये दिखाना है कि उनका इस समय दबदबा है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ लगभग वही स्थिति मानी जाती है जिस तरह की स्थिति बाकी उपचुनाव में हुई थी, पूरे 28 उपचुनाव में, कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सबोटॉज का डर था। अब चूंकि ये एक सिंगल चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबोटॉज की स्थितियाँ यहाँ पर भी हैं। जब बीजेपी का प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर घोषित हुआ था, उससे पहले जो है वहाँ के पूर्व मंत्री हैं और बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जो कभी लंबे समय तक शिवराज कैबिनेट का एक विश्वसनीय चेहरे के तौर पे थे, जयंत मलैया, उनको और उनके परिवार को लेके, दोनों को लेके चल रहा था कि आखिर कहीं ना कहीं कोई बगावत हो सकती है बीजेपी में। और एक लंबे समझाइश के बाद या लंबे इंतजार के बाद जयंत मलैया के जो बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, उनके लिए कहा जा रहा था कि वो किसी बगावती मूड में हो सकते हैं, उनके बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं, तो उसे किसी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो अंदर खाने की खबरें हैं वो कुछ इस तरह हैं कि हालांकि ये लोग अभी कोई इनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरा है, कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि बीजेपी को अभी भी सबोटॉज का डर है। सबोटॉज का डर जयंत मलैया की तरफ से नहीं हो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके बेटे जो एक लंबे समय से वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और वो वहाँ के इलाके की राजनीति में काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो अभी भी राहुल लोधी के टिकट से नाराज चल रहे हैं। क्योंकि एक तो राहुल लोधी का जीतना, राहुल लोधी की जो जीत हुई थी वो बीजेपी के एक बागी कैंडिडेट के खड़े होने के बाद हुई थी, और उसके बाद फिर इस तरह से राहुल लोधी का कांग्रेस से बीजेपी में आना, तो कहीं ना कहीं जितने भी उपचुनाव हैं उन जगहों पर जो वहाँ के पुराने नेता हैं उनको ये लगता है कि उनका आधार या फिर उनकी ज़मीन, वहाँ से राजनीतिक ज़मीन शायद अब नहीं बची या उनके लिए संघर्ष और बढ़ गया, तो वहाँ बीजेपी ये स्थितियों का सामना कर रही है। हालांकि एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर लोकेंद्र वहाँ पे जिस तरीके का गणित है वो कुछ ऐसा है कि जो लोधी वोट है वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ होता है और ग्रामीण इलाकों में लोधियों का अच्छा खासा वोट है। तो ये माना जा रहा है कि राहुल लोधी तो हमेशा प्लस में चल रहे हैं, लोधी होने के भी चलते और बीजेपी के बड़े संगठन के चलते, लेकिन बावजूद उसके कि किसी तरह के सबोटाज, भीतरघात या अंदरूनी कलह जो बीजेपी में इस वक्त है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनको कोई नुकसान नहीं देगी। दूसरा, कांग्रेस के सामने जो चेहरा है, ये माना जाता है कि वहाँ पर जो चेहरे अजय टंडन का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है या बोला जाए कि पर्सनल इक्वेशन, वो कहीं ना कहीं
कहीं जयंत मलैया की बराबरी पे खड़े होते हैं। उनकी पारिवारिक विरासत, राजनीतिक विरासत या ये कहें कि आर्थिक विरासत, सब कुछ इतनी मजबूत है कि वो उसी बराबरी पे आते हैं। और अब चूंकि उनको राहुल लोधी के सामने उतारा गया है और राहुल लोधी को पहले जिताने में उन्होंने भूमिका निभाई थी, तो कहीं ना कहीं वो उन टिप्स को जानते हैं, वो उन चीज़ों को जानते हैं जिससे चुनाव जीता जा सकता है। तो दमोह की फाइट बहुत कमज़ोर तो नहीं कही जा सकती है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े संगठन के चलते राहुल लोधी शायद फायदे में हो सकते हैं। दूसरा, चूंकि लोधी वोट बाहुल्य है और काफी हद तक वो बीजेपी का डेडिकेटेड वोट माना जाता है। यहाँ पर दो नेताओं पर भी बड़ी नजर रखी जा रही है हर तरफ से। प्रहलाद पटेल और जयंत मलैया दोनों का इतिहास किस तरह का रहा है वो सब जानते हैं। एक खट्टी मीठी यादें हैं दोनों के लिए ही। और जिस तरीके से जब राहुल लोधी आए बीजेपी में, प्रहलाद पटेल का ट्वीट सामने आया, जिस तरीके से मलैया के लिए स्थिति है इस वक्त बीजेपी के अंदर, तो इन दोनों नेताओं के लिए भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। इन पर भी नजर रहेगी कि ये किस तरीके से प्रचार करते हैं और कैसे राहुल लोधी को जिताने में कोशिशें करते हैं। देखिए, प्रहलाद पटेल और हम बात करें लोधी वोट की या इस लोधी चेहरे की या लीडरशिप की भी बात करें, तो क्या प्रहलाद पटेल, क्या उमा भारती? प्रहलाद पटेल तो वहीं से सांसद हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उमा भारती भी बुंदेलखंड में अपना अच्छा खासा जनाधार रखती हैं और उमा भारती बीजेपी की मॉस लीडर हैं। तो दोनों ही स्थितियों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये भी बात थी कि जो राहुल लोधी हैं उनको बीजेपी में एंट्री कराने में उमा भारती या प्रहलाद पटेल ने भी कहीं सहयोग दिया है। तो इन दोनों का सहयोग, या ये कहा जाए कि एक लोधी चेहरे के चलते इन दोनों का साथ तो हमेशा है और लगातार है। लेकिन जो सिचुएशन या जो सबोटॉज की स्थितियाँ बनेंगी या किसी तरह के कोई अंतर्कलह की स्थिति बनेगी, तो वो केवल जयंत मलैया बल्कि उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को लेकर बनेगी। क्योंकि काफी हद तक जो पार्टी को मनाना पड़ा था वो सिद्धार्थ मलैया को ही मनाना पड़ा था, क्योंकि जयंत मलैया की लीडरशिप बहुत पुरानी है और चूंकि वो जिस एज में है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह की कोई अपना विरोध जताया हो या कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराई हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया ने इसके लिए जरूर अपना विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि जो बहुत लंबे समय से वहाँ मैदान में काम कर रहे हैं उनके लिए ये स्थितियाँ थी कि अब हमारे लिए कोई बहुत जमीन राजनीतिक बची नहीं। तो अंतरकलह की बात तो है, लेकिन हम बात करें प्रहलाद पटेल की, अगर हम बात करें उमा भारती की, तो ये दो बड़े चेहरे हैं उस इलाके की नेता नगरी के, या ये कहें कि उस इलाके के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले दो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं राहुल लोधी को सपोर्ट करते हैं। और चूंकि राहुल लोधी की बीजेपी की एंट्री के पीछे भी यही चेहरे माने जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जो रामकृष्ण कुसमारिया 2018 के चुनाव में खड़े हुए थे, माना जाता था कि वो भी चूंकि एक बड़ा लोधी वोट काट कर ले गए थे, जिसके चलते जयंत मलैया को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। शहरयार खान जी, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि कमलनाथ जी के रहते हमने वहां पर जीत दर्ज की, लेकिन जो जीत का फासला था सर वो 1000 वोट से भी कम का था। और जैसा हमारी सहयोगी भी बता रही हैं कि वहां से कुछ वोट कटे भी, जिसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ। इन सब समीकरणों को जब आप देखते हैं, बड़ी मुश्किल से जीत मिली और जिसको जीत मिली वो भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो कुछ बहुत ज्यादा गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है क्या इस बार? देखिए, बिल्कुल, जब चुनावी राजनीति होती है और चुनाव में जाती हैं दो पार्टियां, तो निश्चित ही ये देखा जाता है कि कौन विश्वसनीय है और कौन अविश्वसनीय है। जिसको कमलनाथ जी ने विश्वास करा था और हमारे संगठन ने और वहाँ दमोह की सम्मानित जनता ने उसको विजयश्री दिलाई थी, तो जनता इस इंतज़ार में बैठी है कि वो गद्दार के साथ अब हमको वापस सबक सिखाने का काम करना है। क्योंकि जो हमारा मत था सरकार के खिलाफ था और सरकार की पूरी सरकार और इनके केंद्रीय मंत्रियों के लगे होने के बावजूद कांग्रेस ने वो सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीती थी। और अभी भी वही समीकरण है कि केंद्रीय मंत्री और सरकार फिर से वहां पर मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और लेकिन जहां पर जनता और संगठन कांग्रेस का लगा हो, तो निश्चित ही हमको विश्वास है कि हम पहले से अधिक लगभग 10,000 वोट से ये सीट जीत के दमोह की जनता के सहयोग से भोपाल को आएंगे और ये बताएंगे कि चाहे वोटों को नोटों से खरीद के सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन जनता के जनमत को खरीदना इतना आसान नहीं होता। और मध्य प्रदेश में अभी जो हाल में उपचुनाव हुए थे उसमें भी भाजपा नहीं जीती थी, ईवीएम जीती थी। और भाजपा को ये हकीकत समझ आ रही थी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जो उनके खिलाफ
माहौल था और जो सर्वे थे आरएसएस के सर, सर्वे हो, ईवीएम को बीजेपी जब के दोष सर्वे हो या दिया बाकी जाता और है सर्वे हो, शहरयार खान जी, तो कई बार ऐसा लगता है कि फिर बहाने ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह रिजल्ट आते हैं सर। ऐसा नहीं है सारी जगह भाजपा ही जीती है, उपचुनाव में भी आप जीते कुछ जगह पर। इस पर कुछ कहना चाहते हैं गोपाल जी? जल्दी से अपनी बात रखिए। लोकेंद्र जी, जल्दी से सर। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जिस 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो सरकारें बनी वो उसी ईवीएम से बनी थी, JRR जी। दूसरी बात, मैं एक बात और आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं राहुल लोधी जी या अन्य कोई विधायक, इस तरह आप उन्हें जो गद्दार कहते हैं, ये वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, वो दमोह की जनता का अपमान है। जो आप बार बार कहते हैं कि गद्दार किसे कहा जाता है? जो अपनी जनता के प्रति वफादारी कर रहा है वो गद्दार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक परिवार के प्रति वफादार होना ही वफादारी का सर्टिफिकेट है। वो उन्होंने अपनी जनता के प्रति वफादारी रखी है। सामने आया करते थे, वो विरोध करते थे, जो लोग छोड़कर गए। इसलिए सवाल उठते हैं कि निष्ठा एकदम से कैसे बदल गई? बातें करते हैं, शर्म आना चाहिए आपको। जी, वही मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार को गिराने जनता के विश्वास पर खरा उतरना गद्दारी है? अगर ऐसी बातें करेंगे तो जनता इसमें निर्णय अभी एक मिनट शहरयार खान जी, गोपाल जी, निर्णय जनता करती है। गोपाल जी, ये जो दावे थे दरअसल ये राहुल लोधी के ही थे कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। सीटों पर जनता निर्णय कर चुकी जी। ये दावे राहुल लोधी के ही थे, उस वक्त के दावे थे जब सरकार बन चुकी थी भाजपा की। कांग्रेस में थे, वो क्या कह रहे थे? यदि आपसे जो इतिहास की बातें कर रहे थे, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, क्या कह रहे थे कि क्यों इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे गद्दारों को, अपने लोगों जो को ऐसे छोड़ के चले गए हैं। ये कह रहे थे दोष आप दूसरे पर कैसे दे सकते हैं? आपके नेतृत्व में ये क्षमता नहीं है। ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये हालात जीत बने नहीं हुए सकती हैं। है, कांग्रेस के खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। हॉर्स ट्रेडिंग का चलन 2014 से जो देश में चालू हुआ है वो किसी और ने चालू नहीं करा है, मोदी और शाह की ये सरकार ने करा है, भाजपा के सर्वोच्च नेतृत्व ने करा है। दीजिए गोपाल जी को बोलने दीजिए। हज को जाने की बातें कर रहे हैं, शहरयार जी, एक मिनट सर, मैं लौटूंगा आपके पास। 1 मिनट शहरयार जी, गोपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर। लोकेंद्र जी, ये कांग्रेस का चरित्र है, ये केवल चिल्ला चोट करके सच को दम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी स्थितियां ये हैं कि जिस राजस्थान में जो खुद के उप मुख्यमंत्री पर आप राजद्रोह का नोटिस भेज देते हैं और फिर चाहते हैं कि पार्टी एक रहे, तो पार्टी एक रहेगी कैसे? पार्टी में नेतृत्व का संकट है। मैंने अभी जहां से बात शुरू करी थी, कमलनाथ जी आसाम और बंगाल में स्टार प्रचारक थे। दूसरे स्टार प्रचारकों की सूची जब आई तो उनका नाम हटा दिया गया, क्योंकि जो आदमी मध्य प्रदेश नहीं संभाल सका, उस आदमी से बंगाल और आसाम में क्या उम्मीद रखे पार्टी? और ये स्थिति कांग्रेस में पूरे देश में है। और परंतु ये जो कमलनाथ जी की टीम है जो नीचे काम कर रही है, जिन्हें हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया है। बीजेपी के लिए वैसा कोई डर नहीं है कि सरकार जा सकती है, कांग्रेस के लिए वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार बना सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अक्सर हम देखते हैं कि सरकार जिसकी होती है उसके पक्ष में वोट पड़ जाते हैं। तो क्या यहाँ भी माना जाए कि वो जो एक अभी तक चीज़ें चलती आई हैं, एक परंपरा सी रही है कि उपचुनाव वही पार्टी ज़्यादा जीतती है जिसकी सरकार रहती है, यहाँ वो देखने को मिल सकता है क्या? और देखिए जो इक्वेशंस हैं उसके आधार पर तो देखने को मिल सकता है, जो वहाँ के राजनीतिक गणित है या कहा जाए कि वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उसके चलते हो सकता है। क्योंकि उस जगह पे लोकेंद्र आमतौर पे कांग्रेस लोधी कैंडिडेट ही सामने खड़ा करती थी और उसमें जो जयंत मलैया होते थे वो लोधी वोट के अलावा बाकी सारी वोटों को एकजुट करके जो है आमतौर पर जीता करते थे। लेकिन अब की बार की स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने लोधी कैंडिडेट नहीं उतारा है और लोधी कैंडिडेट बीजेपी के साथ है। अब चूंकि बात वही है कि कोई और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई और न कांग्रेस की तरफ से तो खैर खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, पर बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की चुनौतियां कम दिख रही हैं। तो हालात जो हैं या जिस तरह की स्थितियां हैं, संगठन को देखते हुए, सामाजिक राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को देखते हुए, कहीं ना कहीं राहुल लोधी का पल्ला भारी कहा जा सकता है, क्योंकि एक लोधी वोट की इक्वेशंस बहुत बड़ी है और राहुल लोधी के साथ साथ किसकी बीजेपी होती का है संगठन मजबूत जरूर बीजेपी वहां पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि अपने आप को मजबूत दिखाया जाए, अपनी जमीन मजबूत की जाए इस चुनाव को जीतने के बाद। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिलचस्प ये उपचुनाव रहेगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।